सोचिए कि बस कल्पना कीजिए कि किसी को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी अदालत में पेश किए एक जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया है। जो भी काफी डरावना विचार है। बिल्कुल। और उस इंसान पर कोई अपराध भी साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब वो महीनों तक वहां बंद है। और जब वो आखिरकार एक जज के पास गुहार लगाता है कि मुझे आजाद किया जाए, तो जज सरकार की तरफ देखकर कहते हैं, अगर राज्य का मानना है कि आप एक खतरा हैं, तो मैं सवाल उठाने वाला कौन होता हूं। और सुनने में तो ये मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी तानाशाही देश का दृश्य हो, है ना? हाँ, बिल्कुल किसी तानाशाही जैसा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक ऐसा तनाव है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अदालतों में भी मौजूद है। जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा आमने सामने होती हैं, तो न्याय का पलड़ा किस तरफ झुकना चाहिए? बहुत ही गहरा सवाल है ये, है ना? तो स्वागत है आज के इस गहन विश्लेषण में। मैं आपकी होस्ट हूं और आज हम इसी गहरे और जटिल सवाल की तह में जाने वाले हैं। हमारे सामने आज एक बहुत ही शानदार और मैं कहूंगी कि विचारोत्तेजक यूपीएससी प्रश्न है। प्रश्न कुछ ऐसा है, क्या एक ऐसी न्यायपालिका जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करने का जोखिम उठाती है? चर्चा करें। ये सवाल तो हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की नींव का ही परीक्षण कर रहा है और मैं आपके साथ इस विषय का गहराई से विच्छेदन करने के लिए जुड़ गया हूं। बहुत बढ़िया। और आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। जो भी श्रोता, खासकर सिविल सेवा के परीक्षार्थी हमें सुन रहे हैं, उनके लिए इस जटिल विषय को एक आदर्श और उच्च अंक दिलाने वाले उत्तर के ढांचे में व्यवस्थित करना है। मतलब प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष के रूप में। बिल्कुल। और इस चर्चा की शुरुआत में ही ना मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए ये विषय सीधे तौर पर पुलिस, सरकार की शक्तियों और नागरिकों की आजादी से जुड़ा है। तो लोग इसे तुरंत राजनीतिक चश्मे से देखने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा। अक्सर लोग इसे राजनीति से जोड़ देते हैं, लेकिन आज हमारी ये पूरी बातचीत राजनीति से कोसों दूर रहेगी। हमारा उद्देश्य किसी वामपंथी या दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। एकदम सही। हम पूरी तरह से तटस्थ रहकर इस विषय को समझेंगे। हाँ, हम केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि हमारा संविधान क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों में क्या तर्क दिए गए हैं और कानून के पन्नों में इसका क्या अर्थ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सवाल की बिल्कुल बुनियादी नींव से यानी उत्तर की प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं। इस पूरे प्रश्न का जो केंद्र बिंदु है वो शब्द है संवैधानिक नैतिकता, या जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं। जब मैंने पहली बार ये शब्द सुना था ना, तो मुझे लगा कि शायद ये कोई नैतिकता की किताब का निर्जीव नियम होगा। लेकिन जितना मैंने इसे समझा है, ये कोई निर्जीव नियम नहीं है। इसे मैं एक तराजू की तरह देखती हूँ। तराजू? अच्छा, कैसे? मतलब एक ऐसा तराजू जिसके एक पल्ले पर राज्य की विशाल असीमित सी लगने वाली शक्ति है और दूसरे पल्ले पर एक अकेले आम नागरिक की व्यक्तिगत आजादी। वाह, तराजू वाली उपमा इस विषय को समझने की मतलब सबसे सटीक कुंजी है। संवैधानिक नैतिकता का पूरा आधार ऐसी बात पे टिका है कि इन दोनों पल्लोड़ों के बीच एक संतुलन बना रहे। लेकिन ये सवाल तो तब खड़ा होता है ना जब ये तराजू डगमगाने लगता है। बिल्कुल। और ये तब होता है जब न्यायपालिका, जिसके हाथ में असल में ये तराजू है, वो राज्य या सरकार के सुरक्षा संबंधी दावों के प्रति जरूरत से ज्यादा सहमति दिखाने लगती है, जिसे हम कानूनी भाषा में डेफरेंस या न्यायिक सहमति कहते हैं। है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। डिफरेंस, विशेष रूप से जब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध जैसे गंभीर मामलों की बात करते हैं, जहां बिना कोई कड़ा सवाल पूछे मतलब अदालतें बस ये मान लेती हैं कि कार्यपालिका जो कह रही है वही अंतिम सत्य है, और बस वहीं वो संतुलन टूट जाता है। हाँ, और संवैधानिक नैतिकता सीधे तौर पर खतरे में पड़ जाती है। यहीं से एक बेहतरीन उत्तर की शुरुआत होनी चाहिए। तो अब प्रस्तावना से आगे बढ़ते हुए उत्तर के मुख्य भाग पर आते हैं। अत्यधिक न्यायिक सहमति के खतरे क्या हैं? यहीं पर मुझे ना वो खेल के मैदान वाला एक उदाहरण याद आता है। खेल के मैदान वाला? हाँ, सोचिए कि कोई फुटबॉल मैच चल रहा है और रेफरी अचानक ये कह दे कि मैदान में खेल रही एक खास टीम वो मैच के नियम खुद ही तय कर सकती है, और रेफरी उनके किसी फैसले पर सवाल नहीं उठाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरे स्टेडियम की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी टीम के पास है। अरे बाप रे, ये तो पूरे खेल की मूल भावना को ही खत्म कर देगा। वही तो, अगर अदालत रेफरी का काम करना छोड़ दें तो इसके
मतलब वास्तविकता में क्या गंभीर परिणाम होते हैं? अगर न्यायपालिका हर बात में राज्य से सहमत होने लगे तो एक नागरिक की आज़ादी किस तरह से खतरे में पड़ जाती है? देखिए, जब रेफरी अपनी सीटी का इस्तेमाल करना छोड़ देना तो मैदान पर अराजकता फैलनी तय है। और अगर हम इसे कानूनी नजरिए से देखें तो परीक्षार्थियों को उत्तर में इसके 5 ठोस और मैं कहूँगा कि अंकदायी बिंदु लिखने चाहिए। अच्छा, तो पहला बिंदु क्या होगा? सबसे पहला और सीधा प्रहार होता है संविधान के अनुच्छेद 21 के क्षरण पर। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल। इसकी सबसे बड़ी ताकत है निष्पक्षता और तार्किकता की गारंटी। अगर हम 1978 के ऐतिहासिक मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस की बात करें तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया था। उन्होंने ड्यू प्रोसेस यानी सम्यक प्रक्रिया की प्रगतिशील व्याख्या की थी। ये ड्यू प्रोसेस असल में है क्या? अगर आसान भाषा में हमारे श्रोताओं को समझाएं तो। देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि कोई भी कानून सिर्फ इसलिए सही नहीं हो जाता क्योंकि उसे संसद ने पास कर दिया है। वो कानून अपने आप में मतलब वो उचित, न्यायपूर्ण और तार्किक भी होना चाहिए। मतलब कोई बेतुका कानून नहीं बन सकता। हाँ, मान लीजिए कल को कोई कानून बन जाए कि नीली शर्ट पहनने वालों को जेल में डाल दिया जाएगा। वो तो बड़ा अजीब होगा। प्रक्रिया के हिसाब से तो वो कानून बन गया, लेकिन ड्यू प्रोसेस कहता है कि ये कानून ही बेतुका है। मेनका गांधी केस ने हमें यही सुरक्षा कवच दिया था। लेकिन जब न्यायपालिका अत्यधिक सहमति दिखाती है तो ये प्रगति पीछे धकेल दी जाती है। अच्छा, तो अनुच्छेद 21 का ये सुरक्षा कवच कमजोर पड़ने लग जाता है। पर अगर किसी को गलत तरीके से उठा लिया जाए तो उसके पास सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता तो होता है ना। हैबियस कॉर्पस नाम की एक रेट होती है जिसके बारे में मैंने पढ़ा है। ये हमारा दूसरा बिंदु हो सकता है। बिल्कुल, हेबियस कॉर्पस का कमजोर होना हमारा दूसरा पॉइंट है। हेबियस कॉर्पस ये एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। यानी पुलिस आपको ऐसे ही गायब नहीं कर सकती। सही कहा। ये अनुच्छेद 32 के तहत एक नागरिक का सबसे बड़ा हथियार है। पुलिस को आपको शारीरिक रूप से जज के सामने पेश करना होगा और साबित करना होगा कि आपकी हिरासत कानूनी है। लेकिन जब न्यायिक सहमति जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो यही रिट कमजोर पड़ने लगती है। मतलब अदालतें सुनवाई टालने लगती हैं। हाँ, अदालतें राज्य की सुरक्षा के नाम पर ऐसी याचिकाओं को सुनने में मतलब महीनों लगा देती हैं या आनाकानी करती हैं। ये तो बहुत खौफनाक स्थिति है। क्या हमारे इतिहास में ऐसा कभी हुआ है जब अदालतों ने इस रिट को ही नकार दिया हो? दुर्भाग्य से हाँ। इसका सबसे बड़ा और विवादास्पद उदाहरण 1976 का एडीएम जबलपुर केस है। उस समय आपातकाल लगा हुआ था और अदालत ने यहां तक कह दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हेबियस कॉर्पस को भी निलंबित किया जा सकता है। अरे, यानी अगर राज्य किसी को अवैध रूप से भी उठा ले तो अदालत कुछ नहीं कर सकती? बिल्कुल कुछ नहीं। ये एक ऐसा फैसला था जिसने न्यायिक समीक्षा के पूरे ढांचे को ही हिलाकर रख दिया था। हालांकि दशकों बाद 2017 में पुट्टास्वामी केस में निजता के अधिकार वाला केस, हाँ, उसी केस में इस फैसले को ऐतिहासिक भूल मानते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और स्वतंत्रता की दोबारा पुष्टि की गई। शुक्र है कि उस फैसले को सुधारा गया। तो ये था हमारा दूसरा बिंदु। इससे हमारा तीसरा पॉइंट भी जुड़ता है कि अगर अदालतें सवाल पूछना बंद कर दें तो कार्यपालिका यानी सरकार का मौलिक अधिकारों पर पूरा प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। बिल्कुल सही। और खासकर अनुच्छेद 22 के तहत जहां प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध का बेरोक-टोक उपयोग होता है, बिना ट्रायल के सिर्फ शक के आधार पर हिरासत में लेना, ये तो सीधे सीधे असीमित शक्तियां देने वाली बात हो गई। हाँ, और यही से हमारा चौथा बिंदु उभर कर आता है, कानून के शासन या रूल ऑफ लॉ की अवहेलना। इसमें क्या होता है? अगर आप पिछले कुछ सालों के मामलों का विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि कार्यपालिका मतलब सरकार एक बहुत ही चालाकी भरे रणनीतिक कदम का इस्तेमाल करती है। चालाकी भरा कदम मतलब क्या वे कानूनी खामियों का फायदा उठाते हैं? हाँ, होता यह है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, वो अदालत में चुनौती देता है, मामला महीनों चलता है, फिर एक दिन आता है जब अदालत अपना अंतिम फैसला सुनाने वाली होती है और सबको पता होता है कि फैसला सरकार के खिलाफ जाने वाला है। बिल्कुल, ये साफ दिख रहा होता है कि जज हिरासत को गैर कानूनी करार देने वाले हैं। ऐसे में फैसला सुनाए जाने से ठीक एक दिन पहले कार्यपालिका खुद ही उस हिरासत के आदेश को रद्द कर देती है और व्यक्ति को रिहा कर देती है। पर एक सेकंड रुकिए, अगर उसे रिहा कर दिया गया तो उसकी समस्या तो हल हो गई ना, इसमें नुकसान क्या है? यही तो वो पैंच है जिसे समझना सबसे जरूरी है। व्यक्ति तो छूट गया, लेकिन अदालत का वो अंतिम फैसला कभी नहीं आ पाया। अगर जज फैसला सुना देते तो वो एक न्यायिक मिसाल या प्रेसिडेंट बन जाता। ओह, अब मैं समझी।
हाँ, एक नियम बन जाता कि भविष्य में इस तरह की हिरासत नहीं हो सकती। कार्यपालिका की जवाबदेही तय हो जाती, लेकिन आदेश पहले ही वापस ले लेने से मामला निष्फल हो जाता है। जज कहते हैं, चूंकि व्यक्ति रिहा हो चुका है, इसलिए अब इस पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं। तो ये बेसिकली सिस्टम को हैक करने जैसा है। सरकार अपनी गलती मानती भी नहीं है, कोई फटकार भी नहीं सुनती और भविष्य के लिए मतलब अपने हाथ भी खुले रखती है। ये तो कानून के शासन के बिल्कुल खिलाफ है। एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। और हमारा पांचवां और आखिरी बिंदु इसी से जुड़ा है, असहमति पर चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट। हाँ, अगर आम जनता को ये लगने लगे कि राज्य सुरक्षा के नाम पर कुछ भी कर सकता है और अदालतें भी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछेंगी, तो लोग सरकार की आलोचना करने से या स्वतंत्र रूप से विचार रखने से ही डरने लगेंगे। ये डर तो लोकतंत्र के लिए जहर के समान है। हमारा अनुच्छेद 19 तो हमें अभिव्यक्ति की पूरी आजादी देता है। बिल्कुल। इसे रोकने के लिए ही 2020 में अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था। ये मामला इंटरनेट सेवाओं को लंबे समय तक बंद रखने से जुड़ा था। जहां इंटरनेट एक्सेस को अनुच्छेद 19 का अभिन्न अंग माना गया था। सही कहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि आप सुरक्षा का हवाला देकर असीमित पाबंदियां नहीं लगा सकते। आपको अनुपातिकता का नियम अपनाना होगा। मतलब खतरा जितना बड़ा है, पाबंदी भी सिर्फ उतनी ही होनी चाहिए। बात समझ में आती है। तो अभी तक हमने ये देखा कि अगर अदालतें राज्य के सामने घुटने टेक दे तो आज़ादी कैसे खतरे में पड़ जाती है। लेकिन अब मैं यहाँ थोड़ा शैतान का वकील बनना चाहूंगी। अच्छा, पूछिए। मैं इस चर्चा में काउंटर सवाल रखना चाहती हूँ, जो उत्तर का दूसरा भाग होगा। क्या कार्यपालिका या सरकार को हमेशा शक की ही नज़र से देखना सही है? मतलब जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, खुफिया एजेंसियों की गुप्त जानकारियों की हो, तो क्या ये सच नहीं है कि सरकार के पास जमीनी हकीकत की कहीं ज्यादा सटीक जानकारी होती है? एक जज अदालत के बंद कमरे में बैठकर ये कैसे तय कर सकता है कि सीमा पर असल खतरा क्या है? आपका ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी पर हमारे उत्तर का दूसरा पहलू टिका है, राज्य की सुरक्षा के प्रति न्यायिक सहमति का औचित्य। हम राज्य के दृष्टिकोण को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके भी 5 ठोस बिंदु हैं। तो राज्य के पास क्या तर्क हैं? सबसे पहला आधार है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, यानी आवश्यकता का सिद्धांत। अदालतें खुद इस बात को स्वीकार करती हैं कि उनके पास खुफिया रिपोर्टों का विश्लेषण करने की कोई विशेषज्ञता या क्षमता नहीं है। वे जासूस नहीं है। तो वे मान लेते हैं कि ये काम सरकार का है, इसलिए सरकार को ही करने दिया जाए। हाँ। 1982 के ए.के. रॉय बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन को इसी आधार पर सही ठहराया था। उन्होंने कहा था कि भले ही अनुच्छेद 22 के तहत सुरक्षा उपाय जरूरी हैं, लेकिन राज्य को आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का भी पूरा अधिकार है। और ये शायद हमारे संविधान के शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से भी जुड़ा है, जो हमारा दूसरा पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल, सेपरेशन ऑफ पावर्स। न्यायपालिका जानबूझकर उन क्षेत्रों में अतिरेक करने से बचती है जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं। इसीलिए खुफिया मामलों में सीमित न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत अपनाया जाता है। मतलब अदालतें इस बात पर फैसला नहीं सुनाती कि राज्य की नीति सही थी या गलत, वे सिर्फ प्रक्रिया देखती हैं। एकदम सही। और हमारा तीसरा बिंदु है सामूहिक सुरक्षा की रक्षा। संविधान का अनुच्छेद 355 स्पष्ट रूप से राज्य पर यह संवैधानिक दायित्व डालता है कि वो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से पूरे देश की रक्षा करें। तो जब राज्य पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो उसे कुछ असाधारण उपकरण भी चाहिए होंगे, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या एनएसए। हाँ, एनएसए को इसी आधार पर जायज ठहराया जाता है। और चौथा बिंदु, जमीनी स्तर की व्यावहारिक और आपातकालीन बाधाएं। मान लीजिए कोई सांप्रदायिक हिंसा भड़कने वाली है, तो पुलिस कोर्ट के आदेश का इंतजार तो नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। तब तक तो शहर जल चुका होगा। उन्हें तुरंत बचाव के तौर पर कार्रवाई करनी ही पड़ती है। वहां न्यायिक प्रक्रिया की सुस्ती का इंतजार करना वो आत्मघाती हो सकता है। सही बात है। और 5वां बिंदु, स्वतंत्रता के दुरुपयोग से बचना। कई बार कुछ लोग जो सच में समाज के लिए एक बड़ा खतरा है, वे कानून की खामियों का दुरुपयोग करके बच नहीं कर सकते हैं। यहाँ कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत काम आता है, सालुस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स। सालुस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स। ये सुनने में तो बड़ा भारी भरकम लैटिन मंत्र लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। जनता का कल्याण ही सर्वोच्च कानून है। जब बात हजारों लाखों लोगों के जीवन और राष्ट्र की अखंडता की हो, तो सामूहिक हित को
एक व्यक्ति की आजादी से ऊपर रखना ही पड़ता है। तो अब हमारे सामने तस्वीर के दोनों पहलू बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुके हैं। एक तरफ आजादी खतरे में है और दूसरी तरफ राष्ट्र की सुरक्षा दांव पे है। ये तो एक ऐसी खाई है जिसे पाटना बहुत मुश्किल लगता है। तो अब आते हैं हमारे उत्तर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, आगे का रास्ता या वे फॉरवर्ड। अदालतों को ऐसा क्या करना चाहिए कि राज्य की सुरक्षा भी बनी रहे और नागरिक की आजादी भी ना छीने? समाधान है, और परीक्षार्थियों को उच्च अंक प्राप्त करने के लिए ये 5 सटीक समाधान लिखने चाहिए। सबसे पहला कदम है कड़ी न्यायिक जांच। मतलब अदालतें आंख मूंद कर बात न माने। हाँ, 2017 के पुट्टस्वामी केस ने अदालतों को आनुपातिकता का परीक्षण यानी प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट का टूल दिया है। आनुपातिकता, जिसे हमने अनुराधा भसीन केस में भी समझा था। बिल्कुल। अदालत को पूछना चाहिए कि क्या इस व्यक्ति को महीनों तक जेल में डालना ही एकमात्र विकल्प था। ये बिल्कुल वैसा है कि अगर आपको एक मक्खी मारनी है तो आप तोप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, कमाल की उपमा है, मक्खी मारने के लिए तोप नहीं चला सकते। और दूसरा समाधान क्या है? क्योंकि हमने न्यायिक देरी की बात की थी। उसी का समाधान है समयबद्ध न्याय निर्णयन। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्टों में बार बार कहा है कि हेबियस कॉर्पस याचिकाओं के लिए एक अनिवार्य समय सीमा होनी ही चाहिए। जैसे कि 48 घंटे या 1 हफ्ते के भीतर निपटारा करना ही होगा। बिल्कुल। और हमारा तीसरा समाधान उस लूप होल को बंद करने के लिए है, तर्कसंगत न्यायिक आदेश या रीजन्ड ऑर्डर्स। मतलब अगर सरकार फैसले से ठीक पहले व्यक्ति को रिहा भी कर दे, तब भी जज फैसला सुनाएंगे। हाँ, अदालत को फिर भी उस मामले पर अपना आदेश जारी करना चाहिए ताकि यह दर्ज हो सके कि वो हिरासत मूल रूप से गैरकानूनी थी। इससे तो कार्यपालिका अपनी जवाबदेही से कभी बच ही नहीं पाएगी। ये तो बहुत ही व्यावहारिक समाधान है। और चौथा समाधान थोड़ा हैरानी वाला है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए निवारक निरोध की शक्तियों को सीमित करने के लिए कई बहुत ही अच्छे प्रावधान पारित किए गए थे। तो क्या उन्हें लागू नहीं किया गया? विडंबना देखिए कि इतने दशकों बाद भी आज तक उन प्रावधानों को आधिकारिक तौर पर लागू नहीं किया गया है। उन्हें तुरंत लागू करना एक बड़ा सुधार होगा। अरे बाप रे, ये तो वाकई हैरान करने वाला है। और हमारा 5वां और आखिरी समाधान क्या होगा? वो है अनुच्छेद 22(4) के तहत सलाहकार बोर्डों की स्वतंत्रता। जो निवारक निरोध के मामलों की समीक्षा करते हैं। हाँ, इन बोर्डों को अधिक पारदर्शी बनाना और उन पर न्यायिक निगरानी बढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि ये केवल सरकार के फैसलों पर रबर स्टैंप लगाने वाली संस्था बनकर न रह जाएं। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें, तो हमारे उत्तर का निष्कर्ष क्या निकलता है? मुझे ऐसा लगता है कि एक संवैधानिक लोकतंत्र केवल स्वतंत्रता या सुरक्षा में से किसी एक को चुनकर जीवित नहीं रहता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कोई जीरो सम गेम नहीं है। एक सच्चा लोकतंत्र तभी पनपता है जब इन दोनों के बीच एक सैद्धांतिक सामंजस्य बिठाया जाता है। आपकी बात 100% सही है। आज़ादी और सुरक्षा दोनों अनिवार्य हैं, और अगर हम इसे एक शानदार और याद रखने योग्य वाक्यांश के साथ जोड़ें तो वो ये है, न्यायपालिका को हमेशा सेंटिनल ऑन द क्वी वीव बने रहना चाहिए। सेंटिनल ऑन द क्वी वीव, ये शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। बिल्कुल। इसका अर्थ है हर पल सतर्क रहने वाला प्रहरी। न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना ही होगा कि सुरक्षा कभी भी संवैधानिक नैतिकता को खत्म करने का मुखौटा न बन जाए। यानी सुरक्षा की ढाल का इस्तेमाल कभी भी आज़ादी का गला घोटने वाले हथियार के रूप में नहीं होना चाहिए। आज हमने इस जटिल विषय के कानूनी और संवैधानिक पहलुओं को बहुत ही बारीकी से समझा, लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक नया विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। क्या विचार? हमने पूरी चर्चा में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा की बात की, लेकिन आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो डिजिटल और एआई का युग है। आज विरोध और असहमति की रेखाएं डिजिटल रूप से धुंधली हो रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो श्रोताओं के लिए मेरा सोचने वाला सवाल ये है, क्या भविष्य में हमें इस बात पर फिर से विचार नहीं करना पड़ेगा कि आखिर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा असल में है क्या? क्या एक डीप फेक वीडियो या एक वायरल पोस्ट राज्य के लिए उतना ही बड़ा खतरा माना जाएगा जितना कि सीमा पर खड़ा कोई हथियारबंद समूह? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है।
है ना? और अगर हाँ, तो उस डिजिटल खतरे के नाम पर नागरिकों की कितनी आज़ादी छीनी जा सकती है, ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो भविष्य में हमारी संवैधानिक नैतिकता की एक बिल्कुल नई परीक्षा लेगा। खैर, इस विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ गहराई से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।